हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपको सिलेबस के माध्यम से बताया था, हम लोग अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर आप सबके लिए लेके आए हैं, जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जो सिलेबस पढ़ेंगे, वह सिलेबस किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कंप्लीट जो सिलेबस है आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका 15 मई से एग्जाम कराने की बात चल रही है। तो आज फरवरी लास्ट वीक चल रहा है, तो हम लोग फरवरी से, क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 2 महीने का समय है। 2 महीने से ज्यादा का जो समय है, उस 2 महीने की कंप्लीट समय में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर करा देंगे। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट टाइम, मतलब कहने का मतलब 2 महीने से भी 2 महीने में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, जो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम आपको एक चैप्टर का अपने पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहने का मतलब हम आपको अपना एक हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसके माध्यम से आपको इस चैप्टर समझने में काफी आसानी हो जाएगी। और हम इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, हर एक चीज बताएंगे, आपको डिफिनीशन बताएंगे, रिएक्शंस बताएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। और जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे यह पॉइंट भी डिस्कस किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हम लोग हर एक पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए आप सबके लिए यह प्लेटफॉर्म काफी सुटेबल होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया पीडीएफ के साथ हैंड राइटिंग आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ जैसा हमने बताया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू भी बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोशिश किया जाएगा हर एक संडे को, अगर हम बात करते हैं संडे को, जहां पे आपको कम से कम 2 वीडियो प्रोवाइड करने का, हर एक संडे को आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाएगा। और पर डे आपको शाम को एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक दिन। हमारी और आपकी यही कोशिश होगी कि सभी दिन हमको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, और अगर हम लोग की कंटिन्यूटी, हम लोग का स्ट्रेटजी और अच्छी होती चली गई तो इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, और आप सबको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस जैसे हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लें। और एग्जाम के पहले हम लोग मैराथन क्लास भी रखेंगे। मैराथन क्लास करने का मतलब, जैसे एग्जाम आने से पहले कुछ वीक पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट ऐसा क्लास रखेंगे जहां पे पूरे एक चैप्टर को एक दिन में हम लोग कवर कर लें। कहने का मतलब 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की एक वीडियो बनाएंगे, जहां पे पूरे एक चैप्टर को हम लोग समराइज कर लेंगे, कंप्लीट चैप्टर को हम लोग समराइज कर देंगे, जहां पे सिर्फ एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को हम लोग कवर करते हुए, दिमाग में रखते हुए अपने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने अपने प्लान को जो आप सबके लिए ला रहे हैं, हमने डिकोड कर दिया कि किस तरीके से हम आप सबको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो था, इसलिए हर एक चीज आपको बताना जरूरी था, और साथ ही साथ यह एक कोशिश किया जाएगा सभी टफ से टफ पोर्शन को इजी टू इजी वे में आपको प्रोवाइड करना। कोई भी ऐसा टॉपिक ना लगे जो आपको ऐसा लगे ये काफी हार्ड है, नहीं, हर एक हार्ड चीज को हम लोग इजी वे में प्लेट क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो चीजों को आसान से आसान करके समझने की कोशिश करेंगे, और हमारा और आपका कोशिश यही रहेगा कि कोई भी यूनिट का कोई भी छोटा सा छोटा टॉपिक छूट ना पाए। हाँ, क्योंकि अगर छूटेगा तो हो सकता है वही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा और आपका दोनों लोग का सहयोग ये रहेगा, हम कंप्लीट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगेगा ये सर छूट रहा है, यह सर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बता दीजिएगा। हम हर एक पॉइंट्स को आपको फिर से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, बातें हो गई काफी, जो हमारा प्लान था आप सबके लिए, कैसे हमको इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, किस किस माध्यम से हम आप सबको पढ़ाएंगे, इसलिए फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया। अब आइए सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स अगर जनरली हम बात करें, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। अगर बात करते हैं आपका एक प्रकार क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है भैया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब ये देखिए, अगर हम बात करें और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया कहाँ से आता है,
तो अगर हम बात करते हैं ये अकरेंस के बेस पे, तो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये हमारे नेचर में काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो हम लोग इस नेचर से ही कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करते हैं, और हर एक व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो। तो प्लांट्स और एनिमल सबके लिए कार्बोहाइड्रेट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स आप ये नहीं कर सकते कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, थ्रू ही मिलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही करते हैं कि जहां पे उनको कुछ ना कुछ भोजन पानी मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में क्या हमने समझा कि कार्बो जो हाइड्रेट्स होते हैं यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इस नेचर में, इस प्रकृति में काफी वाइडली फैला हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डिवाइड करने की बात कोशिश करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर हम बात करें, एक हमारा होता है, एक शुगर यूनिट होता है। क्या होता है भैया? एक शुगर यूनिट होता है, शुगर यूनिट। और दूसरा हम बात करते हैं नॉन शुगर यूनिट। अब देखिए शुगर यूनिट क्या होता है, नॉन शुगर यूनिट कहते हैं। देखिए शुगर अगर जनरली हम बात करें, आप सबको मालूम है कि कहते हैं ना कि चाय में चीनी डाल दीजिए, तो चीनी एक प्रकार क्या है, शुगर है। आप लोग देखते हैं बहुत से लोग शुगर फ्री चाय पीते हैं, और आपके मार्केट में शुगर फ्री आलू अवेलेबल है, शुगर फ्री चावल अवेलेबल है, हर एक प्रकार की क्वांटिटीज आपको शुगर फ्री करके भी अवेलेबल है। और कुछ शुगर के साथ, जैसे आपको जनरली बात किया जाए, लोग कहते हैं आलू में क्या होता है, शुगर हो जाता है, चावल में शुगर हो जाता है, उसके साथ साथ चीनी हमारी मीठी होती है। ये सब शुगर सब्सटेंस होते हैं, और कुछ हमारे नॉन शुगर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम लोग शुगर सब्सटेंसेस की बात करें, अगर हम लोग शुगर सब्सटेंसेस की बात करें, तो हमारे शुगर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर शुगर सब्सटेंसेस, दे आर शुगर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट। क्या होता है भैया? जिसका एक हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर सॉलिड स्टेट में काफी डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हमारे जितने भी शुगर यूनिट्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जितने भी हमारे नॉन शुगर सब्सटेंसेस हो गए, जितने भी हमारे नॉन शुगर यूनिट्स हो गए, वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या लिख सकते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट का वेट करेंगे, जहां पे हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट और इनरेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वे स्वीट टेस्ट के होते हैं, वे स्वीट टेस्ट के होते हैं। अब देखिए स्वीट टेस्ट क्या होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो मीठे होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब देखिए मीठा करने का सेंस, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो खाने में हमें मीठा टेस्ट देते हैं, जो हमारे खाने में क्या करते हैं, हमको मीठा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी नॉन शुगर यूनिट होते हैं, जितने भी यहाँ पे यूनिट ना करके नॉन शुगर सब्सटेंस कर देते हैं, नॉन शुगर सब्सटेंस यहाँ पे भी यूनिट ना करके क्या कर देते हैं, सब्सटेंस कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी नॉन शुगर सब्सटेंसेस होते हैं, अगर ये स्वीट टेस्ट हो गया तो ये क्या हो गया, नॉट स्वीट टेस्ट का हुआ, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये हमारे मीठे नहीं होते। अब देखिए अगर हम स्वीट टेस्ट की बात करें, अगर इसमें जितने भी हमारे सब्सटेंसेस स्वीट टेस्ट के होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं भैया? सॉल्युबल इन वाटर, दे आर वाटर सॉल्युबल। या कह सकते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल करने का मतलब, अगर हम इन सब्सटेंसेस को, अगर हम इन सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में क्या होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब अपने छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते चले जाएंगे, और वो हमारा क्या कहते हैं, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं जितने भी नॉन शुगर यूनिट्स होते हैं, जितने भी नॉन शुगर सब्सटेंसेस होते हैं, अगर ये वाटर सॉल्युबल हो गया तो ये सब क्या होते हैं, हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। करने का मतलब जितने भी नॉन शुगर सब्सटेंसेस को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सब हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ पे हमने बेसिक्स स्टार्ट किया था और बेसिक्स समझने की कोशिश किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके क्लासिफाई करने की कोशिश किया तो हमने इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला एक शुगर सब्सटेंसेस, दूसरा हमारा क्या है, नॉन शुगर सब्सटेंसेस।
शुगर सब्सटेंसेस की हमने बात किया, ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और नॉन शुगर सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वे हमारे स्वीट टेस्ट के होते हैं, मीठे होते हैं स्वाद में और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन शुगर सब्सटेंस की बात करें, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये हमारे स्वीट नहीं होते टेस्ट में, साथ ही साथ ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हम वाटर में यदि इन्हें डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल की बात कर लें, अब एग्जाम्पल हम इनका क्या दे सकते हैं भैया, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात कर ले स्टार्च की, इसकी बात कर ले, सेलुलोज की बात कर ले, ये हमारे सब क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये हमारे सब क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब हम सॉल्युबल की बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, हमारा फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और सुक्रोज की भी बात कर ले, क्या, सुक्रोज, ये सब हमारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये हमारे शुगर सब्सटेंसेस होते हैं। जितने भी स्टार्च और सेलुलोज हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन शुगर सब्सटेंसेस होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो बेसिक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये क्या होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जैसे ये हमारे ह्यूमन नेचर के लिए हो गया। अगर हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको भी तो कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्राप्त करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट, यहाँ पे फोटो का मतलब फोटो कैमरा का नहीं होता। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट मतलब सनलाइट। जो और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। जो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो भी प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब जैसा आप सबको मालूम है, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भोजन होता है वो किससे बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। और वो सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे बनाते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो नेचर में अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, जो वो रूट्स होते हैं उनके, वो कहाँ होते हैं, जमीन में होते हैं। वो रूट्स के माध्यम से वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, नेचर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से क्या ले लिया, वाटर। और जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं देन वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात करते हैं C6H12O6। ये देखिए, साथ ही साथ जब भोजन बनेगा, इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और निकालते क्या है, ऑक्सीजन। निकालते क्या है भैया, ऑक्सीजन। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा, अगर हम 6 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, 6 यूनिट ऑफ वाटर ले लें, देन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा कितना बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन हमारा 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 एंड 2 12 हो गया, एंड 6 18, 6 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना है 2, तो 6 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब यहाँ पे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमको रिलीज भी करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब क्या इतने प्रोसेस से हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, नहीं। क्योंकि ये तो चीजें प्लांट्स हर समय लेता रहता है, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो। लेकिन रात में प्लांट्स भोजन नहीं करता, रात में प्लांट्स भोजन नहीं बनाता। अब भैया तब क्या, अब ये देखिए इन सभी चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी सनलाइट। क्या होती है, सनलाइट। अब जब सनलाइट इसमें पड़ेगी, जब हमारी सनलाइट पड़ेगी, इसके साथ साथ हमको क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ेगी। क्या, क्लोरोफिल, जो हमारा क्या होते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, जो हमारे पत्तियों में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स क्लोरोफिल पत्तियों से लेगा, और जो सनलाइट्स होते हैं हमारे सन से लेगा, उस सभी चीजों से मिलके अपने भोजन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारा C6H12O6 होगा, प्लस 6 मोल ऑफ O2 का यहाँ पे रिलीज करेगा। तो यह प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं। तो ये चीजें हमने समझा कि जो सब्सटेंसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या क्या होते हैं। अगर हम बात करें जो प्लांट्स होते हैं या जो हमारे शुगर सब्सटेंसेस होते हैं, अगर यहाँ पे बात करेंगे आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो अब छोटे छोटे यूनिट से मिलके एक बड़े यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक बड़ी यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। फर्दर उनको जब ब्रेक करेंगे तो अपने मोनोमर यूनिट्स में ब्रेक करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
अब हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनीशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या डिफिनीशन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का? कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास सबसे पहले क्या जो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं, जो हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं एग्जैक्ट वो क्या होता है, और जो हमारे पहले के समय में कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफिनीशन दी जाती थी वो क्या होती है, इन सभी टॉपिक्स को भी हम समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओल्ड डिफिनीशन। ओल्ड डिफिनीशन क्या होगी भैया? अगर हम ओल्ड डिफिनीशन की बात करें, ओल्ड डिफिनीशन क्या होती है भैया? ये देखिए ओल्ड डिफिनीशन की बात करें, सर्वप्रथम लोग कहते थे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जितने भी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं वही हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कहने का मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब कार्बन और वाटर। अब देखिए हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर की बात कर लेते हैं, और कार्बन मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले सब्सटेंस को कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। सॉरी, कार्बन एंड वाटर से मिलके बनने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते थे। और इसकी जो डिफिनीशन होती थी या इसकी जो फार्मूला तैयार होता था, जो इसका फार्मूला अगर हम बात करें, जो इसका जनरल फार्मूला होता था, जनरल फार्मूला क्या होता था, C6CX एंड H2O का Y, X एंड Y नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ वाटर होते थे। अब यहां पे देखिए अगर हम x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू 6 रख दें, x की वैल्यू 6 रख दें, तो x इक्वल टू 6 अगर रखने में हमको क्या मिलेगा, तो C6 मिल जाएगा, H2O का होल 6 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आओ और इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने पे C6 मिला, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, O में 6 मल्टीप्लाई करेंगे O6। ये क्या है भैया? ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या एक कार्बोहाइड्रेट है क्या भैया? हाँ, ग्लूकोज हमारा क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार, इसी प्रकार यह चीजें देखकर यह डिफिनीशन दिया गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स कब होगा, जब वह इस फार्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब वह इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा वह सब्सटेंस हमारा क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा। दूसरा, अगर हम x इक्वल टू 12 ले लें, x इक्वल टू 12 ले लें, और यहाँ पे y इक्वल टू भी हमने क्या लिया, 6 लिया, तो y इक्वल टू भी हम लोग क्या ले लें, 12 ले लें। x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा, C12, हाँ भैया, H2O का 12, तो क्या बनेगा भैया, तो यहाँ पे y की वैल्यू 11 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 11। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, C12 H22 H22O11। शायद ये आप जानते होंगे, यही क्या है, हमारा सुक्रोज है। यही हमारा क्या है, सुक्रोज है। अभी देखो क्या ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ देखो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है और इसी से ये बना हुआ है, तो सुक्रोज भी हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज भी हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगला ले लेते हैं, अगर हम x इक्वल टू क्या ले लें, 18 ले लें, और y इक्वल टू 16 ले लें तो ये देखो क्या बनेगा भैया, x 18 H2O 16, क्या बनेगा, C18 बना, 16 का मल्टीप्लाई करो, H32O16, ये हमारा रेफिनोज होता है। ये हमारा क्या होता है, रेफिनोज होता है। तो ये सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आइए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अगर x इक्वल टू 2 रख दें, x इक्वल टू, तो C2H2O का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, C2H4O2। हाँ, अब इसी को एक्सपेंड करते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O OH बना। हाँ भैया, तो क्या अब हम आपसे पूछें क्या यह कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि यह फार्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा है, फार्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमने जनरल फार्मूला CxH2O का होल y रखा था, और यहाँ पे हमने रखा x इक्वल टू एंड y इक्वल टू क्या रख दिया 2, हमारा क्या बना C2H2O का होल ट्वाइस, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया C2H4O2 बना। तो अब उसके बाद हमने एक्सपेंड कर ये बन गया, इसलिए इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि आप इसको जनरली इस टर्म से आप लोग क्या करेंगे, काफी फैमिलियर हैं, इसके बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। यही तो हमारा है एसिटिक एसिड। लेकिन भैया यह एसिटिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एसिटिक एसिड हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब बताइए, अब फिर से प्रॉब्लम हुआ, अब प्रॉब्लम हुआ हमारे पास ऐसे भी सब्सटेंस मिले, हमें पास ऐसे भी सब्सटेंसेस मिले जो हमारे इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहे हैं। ऐसे भी सब्सटेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमारे इस फार्मूले को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। भैया एक एक्सेप्शन केस हमारे ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन केस की बात करें, रेमिनोज, क्या है रेमिनोज, रेमिनोज की फार्मूला की बात करें, ये आपका C6H12O5। अब ये देखिए ये बना, अब ये क्या होगा, अगर हम इसको
लिखे तो क्या हमारे पास 5 के मल्टीपल में हाइड्रोजन तो अवेलेबल नहीं है, 5 के मल्टीपल में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो क्या अब यहाँ पे क्या यह फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है? आप कहेंगे सर ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमने 6 ले लिया और वाई की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था? ऑक्सीजन तो 5 है लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है कितना? ऑक्सीजन तो 6 है और हाइड्रोजन तो 12 है। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 5 है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है? 12 है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फार्मूला है तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात करें, ये हमारा रेमिनोज है और रेमिनोज एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। रेमिनोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पे देखने को मिला कंट्राडिक्शन। क्या देखने को मिला? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कैसा? कि हमारे पास ऐसे भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं इस नेचर में जो हमारे CxH2O को फॉर्म करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके बेस पे हमने ये देखिए 3 पढ़ा, जो हमारे थे ग्लूकोज थे, सुक्रोज थे एंड रैफिनोज थे। लेकिन उसके बाद हमने कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हमको देखने को मिला जो हमारे इस फार्मूले को सेटिस्फाई तो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जहां पे हमने क्या देखा? एसिटिक एसिड देखा। उसके बाद हमने फिर एक ऐसे कंपाउंड देखा जो हमारा रेविनोज होता है, जो हमारे इस फॉर्मूले को तो सेटिस्फाई नहीं करता लेकिन ये फिर भी एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब मामला गड़बड़ हो गया। मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो क्या ये हमारा फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल हुआ? नहीं। अब भैया हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पहचानेंगे? अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पहचानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनका क्या आइडेंटिफिकेशन है? तो अब इन सब चीजों को जब ये हमारी डिफिनेशन, जो हमारी ओल्ड डिफिनेशन क्या हो गई? फेल हो गई। एक हमारी जो न्यू डिफिनेशन है वो आई। अब उस नए डिफिनेशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारा जो नया डिफिनेशन क्या बनता है, आइए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब जो हमारा मॉडर्न डिफिनेशन और यह डिफिनेशन हर जगह कह सकते हैं, हर जगह अभी फिलहाल अप्लाई किया जाता है और वो एक बेस्ट डिफिनेशन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का माना जाता है। और उस डिफिनेशन को अगर हम बात करें किसका? मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन क्या हो गया भैया? मॉडर्न डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have polyhydroxy। यहां पे एक चीज और, यहां पे थोड़ा सा और इसको और बढ़िया बनाने के लिए कर सकते हैं दोज ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक, हाँ एल्डिहाइडिक ROR पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की बात करें, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, क्या करें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, उन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, क्लॉकवाइज क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है। अगर हम बात करें, देखो प्लेन पोलराइज लाइट, अब ये देखिए प्लेन पोलराइज लाइट की बात करें तो सबसे पहले एक देखो, ये हमारी क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट होती है। ये क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट करने का मतलब ये हमारी सभी डायरेक्शन में, क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं, सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे जो हमारी सनलाइट हो गई, ये ऑर्डिनरी लाइट हो गई। ये हमारी क्या होगी? ऑर्डिनरी लाइट। जो हमारे घरों में लाइट जलती है वो सब क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। जब हम इनको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, क्या करते हैं? निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, देन ये लाइट क्या करती है? जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, यह एक यूनिडायरेक्शनल लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? यूनिडायरेक्शनल लाइट बन जाती है। अब ऑर्डिनरी लाइट क्या हो गई? हमारी एक यूनिडायरेक्शनल लाइट हो गई और इसी यूनिडायरेक्शनल लाइट को हम लोग प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहते हैं। ये क्या करते हैं? इसी लाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। अब जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के पास करते हैं, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जब पास करते हैं, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेंगे तो यदि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट